Some lecture number 11 है आयत पर क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए। बुक में ऑटम 22 का सवाल है प्रिज्म लिमिटेड। क्वेश्चन 34 पढ़ लें। जी क्वेश्चन 34 है। दो रिक्वायरमेंट है, लेकिन असल में पहली रिक्वायरमेंट ही है, दूसरी रिक्वायरमेंट बहुत आसान है। ये आई क्या पिछले 3, 4, 5 साल से कर रहा है कि वो ये रिक्वायरमेंट पूछ लेता है और इस रिक्वायरमेंट को बस लिखना ही होता है। मैं भी आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। जो हम एक वर्किंग बनाया करते थे ना टैक्सेशन एक्सपेंस के नोट बनाते वक्त, टैक्सेशन एक्सपेंस का नोट याद है ना आपको क्या क्या होता है, और सारे कंसलेशन बस बेटा उसकी वर्किंग बनाते वक्त उसकी वर्किंग बनाते वक्त एक वर्किंग बनती थी। असल में उसको उसने रिक्वायरमेंट में मांग लिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं वो वर्किंग वैसे ही बनाऊंगा लेकिन उसके साथ वर्किंग नंबर नहीं लिखूंगा, इस रिक्वायरमेंट का रेफरेंस लिख दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये वही काम है और उसने अलग रिक्वायरमेंट में पूछ लिया, काम वही है। ठीक, तो ये आसान लफ्जों में जो उससे पूछा हुआ है ना, ये रिक्वायरमेंट एक ही है कि
कि बस आपने टैक्सेशन एक्सपेंस का नोट बनाना है, ये एंड है करते हैं सब रिक्वेस्ट, और रिकंसिलेशन तो बनानी होती है, बताने की जरूरत नहीं है, उसने लिख दिया लेकिन ये बनती ही है। अच्छा जी, सबसे पहली बात, चूंकि अब हमने मेनली जितने भी 5-6 घंटे इस पे और लगाने हैं, ज्यादा सवाल ही रहते हैं, पॉइंट तो एक दो तीन रह गए हैं बस, तो सवालों के साथ साथ भी कुछ चीजें सीखनी होती हैं। अब ये आई कैप का एक बड़ा नॉर्मल एक रवायती स्टाइल है सवाल का कि वो रेट ऐसे देता है। करंट ईयर 20 है ना, 21 है, और लास्ट ईयर 20 है, आप देखना जरा, ये बड़ा नॉर्मल एक स्टाइल आई कैप का। 2020 का लिखा है 32%, समझना है, बड़ी अहम बात है। और लिखा हुआ जी फॉर द ईयर 35 है। आप सुनिएगा इसका मतलब क्या है, मैं पहले बोल दूंगा फिर अपने लफ्जों में लिख लीजिएगा। अगर इस शक्ल में वो रेट बताया ना, तो पता है इसका मतलब क्या है। जो 20 के आगे रेट लिखा हुआ ना, इसका मतलब 20, जब हम 20 में खड़े थे ना, तो हमें इसके अलावा कोई और रेट पता ही नहीं था, ये पता था, और इससे पहले वाले ईयर में भी यही था। इससे 20 के आगे जो रेट लिखा हुआ है, वो 20 में बस यही रेट पता था हमें, और कोई रेट पता ही नहीं था, और 20 से पहले वाले ईयर्स में भी ये रेट था। डन। अब 21 का रेट क्या है, 35%। अब 21 का रेट ये है, तो मुस्तबिल का रेट तो बताया नहीं, तो फिर क्या होगा, 21 वाली हो। हमें वही रूल है, 21 पे खड़े हैं तो बस ये रेट पता है, यही है, बस यही हर काम के लिए यूज होना है। मतलब दो काम होते हैं, एक करंट ईयर टैक्स और एक क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स, तो इसका मतलब है 21 में भी है और आने वाले ईयर में भी यही होगा। समझ गए, सेम रेट। तो ऐसी शक्ल हो ना, अगर ऐसी शक्ल, तो इसका मतलब होता है जिस साल में खड़े हैं बस ये रेट पता है हर वर्किंग के लिए। तो जब हम 20 में खड़े थे, तो हर वर्किंग के लिए, हर वर्किंग, दो ही वर्किंग होती है, एक करंट ईयर और एक क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स, ये रेट पता था। और जब आप इस साल खड़े हैं, तो हर वर्किंग के लिए बस यही पता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट ईयर भी 35%, क्लोजिंग भी 35%, और पिछले साल के एंड पे खड़े थे तो एक रेट पता था जो पिछले साल में था 32। इसका मतलब पिछले साल का क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स 32% पे है, ठीक है, और इस साल का क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स 35% पे होगा। रेट चेंज की सिचुएशन है और नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। नॉर्मल कैसे, नॉर्मल का मतलब होता है रेट चेंज तो है, ओपनिंग क्लोजिंग का रेट फर्क है, लेकिन करंट ईयर का रेट क्लोजिंग वाला है, ये होती है नॉर्मल सिचुएशन, तो वही है, रेट चेंज है। अच्छा, जब रेट चेंज वाली सिचुएशन आ जाए ना, तो रेट चेंज P&L तो पता करना ही होता है, ओसीए पता करना है कि नहीं। रेट चेंज ये डिपेंड करेगा कि ओपनिंग डेफर्ड टैक्स में कोई हमारे पास कोई वो है कि नहीं है, वो ओसी आइटम है कि नहीं है, जो कि मुझे ओपनिंग डेफर्ड टैक्स में कोई ओसी आइटम है कि नहीं है, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स पूरा रूल। तो अभी वर्किंग करेंगे तो मेरे तो ख्याल से नहीं है, देख लेते हैं। टोटल 7 पॉइंट हैं जी, एक पॉइंट तो हो गया, बाकी 6 पॉइंट है, स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ ली, कहीं पे वो आईपी की बात करेगा, कहीं पे वो इंटेंजिबल की बात करेगा, कहीं पे वो प्लांट की बात करेगा, कहीं पे वो शेयर्स की बात करेगा, तो सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं जी। तो फॉर्मेट बना देते हैं, टैक्सेशन एक्सपेंस का नोट बनाना है सर, देखिएगा जी। बिजनेस का नाम प्रिज्म लिमिटेड, नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2021. मिलियन है जी। इनकम टैक्स बेटा 5 चीजें हैं इस पूरे सवाल में, कहीं पे भी प्रायर ईयर नहीं है जी, प्रायर ईयर नहीं है। प्रायर ईयर क्या होगा इंशाल्लाह कल डिस्कस होगा, प्रायर ईयर इनकम टैक्स नहीं है। तो क्या आएगा, फिर 3 चीजें आ जाएंगी, टोटल 5 हो सकती है ना। इनकम टैक्स में आ जाएगा बस करंट ईयर। एहतियातन आपने एग्जाम में ना जगह छोड़ देनी बेटा, यू नेवर नो, समटाइम आपको लग रहा था नहीं आगे जाके पढ़े डिटेल में तो आ जाए, तो मार्जिन रख लीजिएगा, ठीक है। डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स में बेटा रेट चेंज तो है,
तो मैं यहाँ लिखूंगा टेम्पररी डिफरेंसेस और क्या है जी, रेट चेंज। चलिए उसके बाद क्या आ जाएगा जी, नोट नंबर 1.1। बेटा आपने पूरा 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 लिखना है नाम, ठीक है? मैंने आपको पूरा नाम बता दिया है। मैं फिलहाल ये जी, आप तो कुछ ना लिखे ना फिलहाल, ठीक है? समझ गए? वो कहता है मैं भी फिलहाल रिकंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ। चले जी, 2021 की एक साल की वर्किंग कर रही, 2021 पीमीटी। अच्छा सुनिए जी प्लीज, बेटा प्लीज सुनिएगा। बेटा छोटी छोटी बातें ना साल लिखते जाइएगा, क्योंकि अब सवालों में ना मुख्तलिफ रेट्स आ रहे हैं, तो हम मैं साथ साथ आ रहा है जब ये टॉपिक और खत्म होने सेशन मैं आपको बताता रहूंगा कि ये चीज का ख्याल रखना है। बेटा इधर बेटा इसको ऐसे लिख लो, इस पूरी रिकंसिलेशन में ना जो भी रेट आता है वो करंट ईयर का होता है। इधर जो भी रेट आना है करंट ईयर का आना, ठीक है? करंट ईयर। तो टैक्स ऑन पीबीटी करंट ईयर का रेट था 35। ये बेटा हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, इसे मैं ए कह देता हूँ, और दूसरी रिक्वायरमेंट वो वर्किंग में आ जाएगी, उसे बी कह दूंगा, ठीक? जी अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1 आपको पता है ये हमारी होगी टैक्सेबल प्रॉफिट की वर्किंग, और बेटा टैक्सेबल प्रॉफिट से फिर हम किस तरफ चले जाएंगे? वर्किंग नंबर 1.1 हम चले जाएंगे करंट ईयर इनकम टैक्स, करंट ईयर इनकम टैक्स। जी करंट ईयर इनकम टैक्स में क्या होता था पहले? एडजस्टेड फॉर्मेट आपको याद है, एडजस्टेड टैक्सेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय बेटा करंट ईयर का नॉर्मल रेट, करंट ईयर का नॉर्मल रेट। उसके बाद यहां से क्या लेस करते थे? अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट, बेटा लॉसेस नहीं। फिर एक आंसर आ जाता था, फिर उसमें क्या ऐड होता था? टैक्स ऑन इनकम एट स्पेसिफिक या स्पेशल रेट। चलिए यहां पे जी हम स्टार्ट करेंगे पीबीटी से, विच इज 105। ये हमारा करंट टैक्स आ जाएगा। इस सवाल में ओपनिंग डेफर्ड टैक्स भी हमें खुद पता करना है और क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स भी हमें खुद पता करना है, ठीक है? तो वर्किंग नंबर 2 तो देखिएगा,
रिक्वायरमेंट जो बी है उसमें 1 साल का पता करना है कि 2 साल का कागज? 2 साल का बी से किस कागज? तो फिर तो खत्म होगी बात बेटा, फिर खत्म होगी बात। इसे मैं कह दूंगा बी। बेटा ये वो कह रहा है असल में कि वो कहता है एक एक आइटम वाइज मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ डेफर्ड टैक्स कितना है, 20 का भी और 21 का भी। तो ये रिक्वायरमेंट होगी। ओपनिंग डेफर्ड टैक्स की हेडिंग आ जाएगी जी, कैरिंग वैल्यू, टैक्स बेस, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस या डिडक्टेबल रेट, DTL होगा या DTA होगा। ओपनिंग में मेरे ख्याल से ज्यादा आइटम नहीं है, ठीक है। देख लो जो भी है, 1-2 ही होंगे, 2-3 होंगे जी। उसके बाद मैं लिख दूंगा बेटा इसी में ही क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स। बेहतर है दोबारा हेडिंग बना लो, बेहतर है क्योंकि रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं ना वो। वर्किंग होता तो मैं इकट्ठे कर लेता, DTL DTA ये नहीं। वर्किंग वैसे वर्किंग बनती है 2 हमारी, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट ही आ गई है, तो वर्किंग नंबर 2 में आप क्या कहूंगा, आपको पता है हमारे पास डी टैक्स का लेजर बनेगा, डी टैक्स। चलें चेंज। अच्छा जी, 1 बाय 1 में स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर फैसला इधर थोड़ा कर दो, ठीक। अच्छा जी, पॉइंट 1 तो हो गया। पॉइंट 2 जरा प्लीज गौर कीजिएगा, हमारा ये एंड है 31 नवंबर, और आपको देखना होगा पॉइंट में कि ये मामला सिर्फ करंट ईयर का, किसका ताल्लुक पिछले साल से भी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 50 से खरीदी पिछले साल के मिड में, फेयर वैल्यू थी 55 और फिर 65। PL फॉलो करता है फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है जी। तो डेप्शन चार्ज नहीं करेंगे, फेयर वैल्यू करेंगे। टैक्स वाले कहते हैं डेप्शन अलाउ, फेयर वैल्यू गेन लॉस अलाउ नहीं करते वो, डेप्शन अलाउ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, 10% कॉस्ट पे है, और फुल ईयर अलाउ होगी चाहे आपने मिड में भी खरीदा हो। तो ये देखिए वर्क नंबर 3 बेटा ऐसे बनेगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंटिंग टैक्स। ये फॉर्मेट इस तरह का ना याद रखें, 1 जुलाई क्या था जी, 50 मैं जगह बचाने के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन स्लैश फेयर वैल्यू गेन और लॉस। इकतीस दिसंबर 20। अकाउंटिंग में तो फेयर वैल्यू गेन आ रहा है, कैसे, यहाँ 55 है ना, तो ये बैलेंसिंग कर लो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ डेप्थ चार्ज के लिए 10%, तो 50 का 10% 5। बस टाइम जाया करना हमारा, अभी पड़ा फुल ईयर, टाइम जाया करो बस। 2020 में क्या होगा, ऐसे डेप्रिसिएशन स्लैश फेयर वैल्यू गेन लॉस। जी 65 हो गया, तो बैलेंसिंग करेंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस्ट पे है ना, तो बेटा ये नहीं, सारी वर्किंग हुई इस पॉइंट की हर लिहाज से, क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स के लिहाज से भी और टैक्सेबल प्रॉफिट के लिहाज से भी। याद रखिएगा टैक्सेबल प्रॉफिट बस हमने करंट ईयर की करनी है,
तो पहले डेफर्ड टैक्स कर देना बेटा। ये देखें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन कॉस्ट लिखा हुआ बेटा। बेटा 20 है ये पहले, कैरिंग वैल्यू 55, 45, ये एसेट है, टैक्सेबल डिडक्टेबल, टैक्सेबल। रेट बेटा ओपनिंग है, ओपनिंग बेटा ये समझो हम पिछले साल क्लोजिंग पे खड़े हैं ना। अब इधर आ जाओ, 65, 40, 25, 35 हो गया। जी बेटा, टैक्सेबल प्रॉफिट की वर्किंग में क्या करना होता है, अकाउंटिंग रिवर्स करनी होती है और टैक्सेशन अप्लाई करनी होती है। लेकिन यहाँ भी लिख लें बेटा, ये भी अक्सर गलती हो जाती है, ये भी थोड़े से कुछ पॉइंट्स कंफ्यूजिंग आएंगे तो वहां पे आपके ध्यान में सवाल आएंगे। इसके आगे भी लिख लें कि ये FTY फॉर में ये वर्किंग होती है, ये 21 की वर्किंग हो रही है, तो वह 21 की बात करनी है, पुरानी और आने वाले ईयर्स की बात नहीं करनी। चलें जी, अकाउंटिंग रिवर्स 21 में अकाउंटिंग में क्या हुआ है, बस फेयर वैल्यू गेन हुआ है IP और टैक्स डेप्रिसिएशन IP जी 5 माइनस और 10 भी माइनस। गेन ऐड हुआ ना, इसे रिवर्स करने के लिए माइनस करना पड़ेगा और डेप्शन तो क्लेम हो जाएगी टैक्सेशन की। ये पॉइंट अब हर लिहाज से खत्म। इस पॉइंट का रिकंसिलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें रिकंसिलेशन के भी कुछ पॉइंट है, कितने 6 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए जी। मैं भी रिवाइज भी करवाता है। एक पॉइंट शुरू करना है और उसको हर लिहाज से खत्म करना है। हर लिहाज का क्या मतलब है, सुन लें जी। चार जगह उनका इम्पैक्ट आ सकता है, टैक्सेबल प्रॉफिट में, ओपनिंग क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स में, तीसरा डेफर्ड टैक्स लेजर में और चौथा रिकंसिलेशन में। आपको हर लिहाज से सोचना है, उसी टाइम लिख दें, बाद में भूल जाएगा, बाद में याद नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 3 जी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। ये बात इंटेंजिबल के बारे में भी की जा सकती है, ये बात PP के बारे में भी की जा सकती है, ये बात इन्वेंट्री के बारे में भी की जा सकती है। हमने पॉइंट पहले कवर किया हुआ है और पढ़ा भी हुआ है, सवाल में भी कवर किया हुआ है जी। ये बात किस साल की है, इसका ताल्लुक पिछले साल से नहीं है। लाइसेंस कह लें, PP कह लें, खरीदा फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी एट ए कॉस्ट ऑफ 116 अपॉन पेमेंट। बेटा मैंने तो आपको पूरा डेटा बताया था, इतने $1 का खरीदा, ये वो। यहाँ उसने सिंपल सा कहा
कि भाई 1 से 16 का खरीदा था और 16 का पेमेंट करते हुए क्या आ गया, गेन आ गया। तो अब अकाउंटिंग में क्या होता है वो तो आपको पता है, वो नहीं बताएगा आपको। टैक्स वाले कहते हैं कि जो भी गेन लॉस आएगा ना उससे आपने इनकम एक्सपेंस नहीं करना बल्कि एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट करना है, हमने पढ़ा हुआ पॉइंट है। और 10% अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन जो भी कह लें, ये इसी साल का मामला है, पिछले साल नहीं आएगा जी। देखें जी, वर्किंग नंबर 3 के बाद 4 लाइसेंस, बिल्कुल पीपी की तरह सॉल्व करना है। अकाउंटिंग टैक्स 1 जनवरी 21, बेटा जब खरीदा दोनों ने 116 को बुक किया, कुछ अर्से बाद पता नहीं कितने अर्से बाद पेमेंट हुई तो गेन आ गया। अकाउंटेंट को इनकम में बुक किया होगा गेन, टैक्स वाले में क्या होगा जी, एडजस्टमेंट आ जाएगी। आपको बताया था गेन माइनस होगा एसेट में से 16, ये शॉर्टकट पिछले बता दिया था जी। कितना जी, 116 100। ये पॉइंट पढ़ा हुआ हमने, प्लीज हर पॉइंट को ना मेहनत करनी पड़ती है हमें ना, ऐसे नहीं होता है कोई क्लास पढ़ी और आप रिवाइज भी क्या करें, हर किसी का अपना एक स्किल है, रिवाइज के ताकि पॉइंट्स याद रहे। ये 4 से 5 दफा ये पॉइंट पेपर में आया है कैफ में, 2 दफा तो आपने दूसरी दफा देख भी ली, अभी और भी सवालों में आएगा। अच्छा उसके बाद क्या, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन एक ही बात होती है, अकाउंटिंग में नहीं होगी क्योंकि वो कह रहे हैं इंडेफिनिट लाइफ है। अगर डेफिनेट लाइफ कह देता तो डेफिनेट कर देते, जैसे हमने एग्जांपल मैंने करवाई थी। यहाँ कितनी वो कह रहे हैं 10%, बस 116.90, ये जी 3121 आ गया, ये वर्किंग खत्म। अब आ गए लाइसेंस लिखूंगा बेटा, एसेट है इंटेंजिबल एसेट, क्या हो जाएगा जी इधर, कैरिंग वैल्यू 116 90 26 35 9 1 के बाद क्या है बेटा, 4 चीजें। ओपनिंग क्लोजिंग डेफिड एक्स हो गया, ओपनिंग में नहीं आएगा, लेजर में आना नहीं, रिकंसिलिएशन में आना नहीं, बस इधर आ जाए। क्या करेंगे जी, अकाउंटिंग में गेन, एक्सचेंज गेन अकाउंटेंट ने बुक किया हुआ है, ऐसे माइनस, और टैक्स वालों ने टैक्स के लिहाज से गेन लॉस नहीं था, वो एसेट में एडजस्ट हो गया था। या ब्लैक मार्केट चाहिए था पैसा, रहने दो है मेरे पास जी। और टैक्स वाले अमोर्टाइजेशन दे रहे हैं, टैक्स अमोर्टाइजेशन लाइसेंस कितनी है 10, तो ये भी लाभ हो जाएगी। ये पॉइंट हर लिहाज से खत्म, रिकंसिलिएशन में नहीं आना। पॉइंट नंबर 4 जी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमने पहले भी एक सवाल में भी एग्जांपल में किया हुआ, जल्दी से सॉल्व करते हैं। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये मैं फिलहाल इधर ही कर रहा हूँ, फिर मैं साफ कर दूंगा। वर्किंग नंबर 5 किधर कर दें, वर्किंग नंबर 5 है और पॉइंट नंबर 4 है जी। एक प्लांट, यार फैसल से कर दो यार भाई, और फैसल वो देखो ना, वो भाई इधर करो जी। प्लांट खरीदा जी बेटा, ये मामला भी इसी साल का है, पिछले साल से ताल्लुक नहीं है। 210 रुपए का डिसमेंटलिंग का खर्चा लगेगा, 8 साल के बाद 40 रुपए, 12%। टैक्स वाले कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं जी, अच्छा जी, और वो क्या कहते हैं जी 10%। बेटा जरा गौर कीजिएगा जरा बेटा, थोड़ा सा ना इसको ऐसे मैनेज करना है ताकि एक ही वर्किंग में सारा आ जाए तो बेहतर है। बेटा गौर कीजिएगा, अकाउंटिंग बेटा प्लीज जरा, अकाउंटिंग में 2 चीजें आएंगी और टैक्स में बस एक चीज ही आएगी।
टैक्स में बस आएगा प्लांट है, प्लांट की नेटबुक वैल्यू, और अकाउंटिंग में आएगा प्लांट की नेटबुक वैल्यू भी और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। एक ही वर्किंग में आ जाएंगे, अलग अलग भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्लांट की वर्किंग काउंटिंग टैक्स इकट्ठी कर लें और प्रोविजन की वर्किंग अलग कर लें। एग्जाम्पल में हमने ऐसे किया था जी। 1 जनवरी 21 की बात है, कितने का प्लांट? 210। बेटा मैं जरा देखिएगा कैसे प्रेजेंट करने लगा हूँ। 210 यहाँ तो कुछ नहीं है अभी, और यहाँ पे भी 210, ये टैक्स है। अच्छा, अब वो पीवी निकालते हैं ना डिसमेंटलिंग कॉस्ट की, वो दो जगह पे जाती है, एक एसेट में एक लायबिलिटी में। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीसी कितने? 40 रुपए। ये देखा था 40, 12% माइनस 8, हाँ जी 15। बेटा इधर आएगा डेबिट, इधर क्रेडिट, और इधर कुछ नहीं। 2 to 6 याद करें, जो पहले एग्जांपल की थी उसमें अक्सर जगहों पे ना, सब जगहों पे नहीं, क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन थे कुछ जगहों पे, लेकिन अब कैलकुलेट करना भी हमें आना चाहिए। गिवन और अच्छी बात। आप क्या करना चाहिए, अकाउंटिंग में क्या करेगा अकाउंटेंट? वो फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करेगा और डेप्रिसिएशन। तो जरा गौर कीजिएगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ एक ही लाइन में, फाइनेंस कॉस्ट स्लैश डेप्रिसिएशन। गौर कीजिएगा अकाउंटिंग में कितनी होगी जी? 28.2 और साल 8 है, 8 ही है ना, और कुछ नहीं। 2 to 6 पूरा साल ही है ना। यहाँ पे अकाउंटेंट क्या करेगा? 12% पूरा साल एक्सपेंस बुक करेगा, एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। 1.994 और यहाँ पे टैक्स वाला 10% है, 10 है ना। मैं उसकी नहीं कर रहा, खुद ही सवाल, खुद ही जवाब, खुद ही गलतियां, खुद ही सब कुछ करेक्शन है जी। चलो जी, ये बता दीजिए क्या है? year end 190.89 है जी, 18.1 189 ये रहे। तो ये वर्किंग बन गई। जी अच्छा, पहले इधर कर लेते हैं। अकाउंटिंग में क्या हुआ है, प्लांट की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 28 पॉइंट में माइनस हुई है, तो ऐड बैक हो जाएगी। फाइनेंस कॉस्ट ऑन पी फॉर डीसी ये भी माइनस हुई है, ऐड बैक हो जाएगी। और टैक्स डेप्रिसिएशन प्लांट की माइनस हो जाएगी, कितनी? 21। ये वर्किंग नंबर 5, इसका ताल्लुक ओपनिंग से नहीं है, बस क्लोजिंग से है जी।
जी ठीक है जी। अब आ जाए क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स। इधर पहले आ जाएगा जी प्लांट 197.89 189 3 पॉइंट। फिर आ जाएगा बेटा प्रोवीन, आप साथ भी लिख सकते हैं, थोड़ा आसानी के लिए कोशिश कर लेंगे एसेट इकट्ठे लिखने, लायबिलिटी इकट्ठी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 18.10 नेगेटिव 6.34 का एसेट। ये आसान सवाल कर रहे हैं अभी हम, बता रहा हूँ, कंपैरेटिव आसान कैलकुलेशन है कोई, वो तो टैक्स बेस वगैरह कैलकुलेट करनी कह रही है। रिकंसिलिएशन में भी नहीं आना, डेफर्ड टैक्स में भी नहीं आना, लेजर में। ठीक है जी, हो गया जी। पॉइंट नंबर 5 है, उसके लिए वर्किंग नंबर 6 करना पड़ेगी। इसका ताल्लुक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के साथ है और इसमें कुछ डिविडेंड की बात भी है और फेयर वैल्यू थ्रोस ये है जी। ये भी इसी साल की बात है, पिछले साल से कोई दिक्कत नहीं है। 5% शेयर खरीदे 75 के, अक्टूबर में डिविडेंड मिला 8 रुपए का, मिल गया, रिसीव हो गया, और 15 रुपए का गेन रिकॉर्ड किया साल के एंड पे। उसी में टैक्स वाले कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में टैक्स कब लगेगा, जब सेल होगी, और डिविडेंड तो एग्जेम्प्टेड। तो डिविडेंड तो पहले करेंगे, यहां से क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। अकाउंटेंट ने तो डिविडेंड इनकम बुक की है, एग्जाम कितना है 8। और बेटा ये इधर भी आता है, यहां लिखूंगा टैक्स ऑन एग्जाम डिविडेंड इनकम। और मैंने आपको बताया था कि ये टैक्स की रिकंसिलिएशन है, यहाँ टैक्स आना है, टैक्स। और ये भी बताया था कि एग्जाम्प्ट इनकम वहां माइनस होती है ना, तो शॉर्टकट क्या, ये भी इधर माइनस ही होना है। कितना, 8 रुपए करंट ईयर रेट 8 साथ ही सॉल्व कर दिया। इस पर डेफर्ड टैक्स की कोई वर्किंग नहीं है, परमानेंट डिफरेंस। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे जरा। अकाउंटेंट ने तो बस 15 रुपए का फेयर वैल्यू गेन बुक किया हुआ है, वो तो P&L में पीबीटी में आता ही नहीं है। तो क्या करेंगे देखिएगा, इधर आ जाए, याद है जी, पढ़ा था जी, गेन ओसी कितना जी 15। बेटा यहाँ पे भी लिख लें, बेटा पहले प्लीज यहाँ पे भी लिख लें, पहले नहीं बात हुई थी, अब ना मुख्तलिफ किस्म के रेट आना शुरू हो गए, पहले नहीं बात हुई थी, प्लीज लिख लें। बेटा यहाँ पे कौन सा रेट आएगा, लिख लें करंट ईयर। ये फॉरनर गेन है ना, तो कौन सा रेट आएगा, करंट ईयर। बेटा कौन सा रेट आएगा, करंट ईयर। लिख लें, पहले नहीं मैंने बताया, मैं बस आप बता रहा हूँ, लिखते जाए, बस अब याद रखना है बस। कितना जी
35%। बेटा क्लोजिंग में तो 35 है, जी पता तो ना कौन सा 35 यूज कर रहे हो। 5.25। अच्छा ये इधर आ गया, खत्म होगी बात। रिकंसिलेशन में तो आना नहीं है, पीबीटी में भी नहीं आना, क्लोजिंग पे आ जाएगी। क्या लिखूंगा? इन्वेस्टमेंट कितनी कैरिंग वैल्यू होगी? 75 प्लस 15 90। यहाँ पे 75 ही रहेगी, 15 35% जी 5.25 टैक्सेबल लायबिलिटी। ये पॉइंट हर जगह पे कहता हूँ। हाँ जी, पैसे तो तुम्हारे पास है, मुझे पता है। हमारी पहले डिस्कशन रही है ना, गपशप रही है। आज दो काम करने हैं जाके। एक तो सदका देना है ताकि ऐसे लोगों से बच सके आप। वो सदका तो दे दे, वैसे ही दे दे, इस मेरी बात के अलावा। आपने जाके ना दो नफल पढ़ने हैं, टोटल 4, लेकिन दो करके। पहले 2 नफल शुक्राने के, कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये वाली बात जो बोली है नहीं पता, लेकिन FA1 पास है। और अगले 2 नफल हाजत के, दुआ के, कि या अल्लाह ये सिलसिला जारी रख, कि पता ना और पेपर निकल देंगे। तो यही जवाब। ये आपके लिए नहीं है, ये अली भाई के लिए। यार तुम अकल किया करो, मैं उससे बात करूं, तुम बीच में अपनी ट्रांजेक्शन लेके आ गए। तुम्हें पता है रूल सारे के नहीं, ये सारे जो पढ़े हैं। तो मुझे बताओ बायोलॉजिकल एसिड पे कौन सा मॉडल लगता है? और कोई ऑप्शन अवेलेबल है? है भाई, इतनी सी बात है, भूल जाती चीजें। पढ़ा ही नहीं है, लेकिन तुम तो कहते हो सारा पता है, जो पढ़ा है उसका पता है। क्या बात है। कहता जो मैं एकदम पढ़ लेता हूँ बोलता नहीं, ये मतलब है ना। IS स्टडी 7 अगर मैं तुमसे पूछ लूं ना, अगर अभी नहीं वो तो तुम्हें आधी बातें नहीं आनी। और IFS 15 तो 25% तुम्हें आता होगा बस। 25 का 50%। चलें जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो भी गेन लॉस है वो सिर्फ कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट इन शेयर का जो गेन लॉस है, अगर वो फेयर वैल्यू तो P&L है तो P&L में जाएगा, फेयर वैल्यू तो OC है तो OC में जाएगा। रिवैल्यूएशन जो PP वाला होता है ना, समझिए बड़ा कॉमन क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन जो PP वाला होता है ना, उसके दोनों तरफ गेन जा सकते हैं, P&L में भी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सिर्फ और सिर्फ कहां पे जाता है? अंडर नो सर्कमस्टांसेस ओनली इन P&L, और कहीं नहीं जाएगा किसी भी सर्कमस्टांस में। चलें जी, कहां पे थे जी? भी असल पॉइंट तो अब आया जी। ये अली भाई बताएंगे जी। अली भाई पढ़ लेना, आपके ना पढ़ लूं तो मैं बता देता हूँ। अच्छा ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये भी शायद 2 दफा पे, तो शायद 2 दफा पेपर में आ चुका है। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, मतलब नहीं सुनेगा। अदर आइटम, पता नहीं कौन सा आइटम है जी, नहीं पता। बेटा आइटम क्या होता है? PP, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट रिसीवेबल, लाइसेंस, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये होती है ना चीजें। वो कहते हैं पता नहीं कौन है जी, अदर आइटम, जो साहब कह देते हैं। वो कहता है जी कि इस पे पिछले साल टैक्सेबल डिफरेंस था 39 रुपए, और इस साल टैक्सेबल डिफरेंस है 30 रुपए। वो कहता है कि ये जो भी आइटम है ना, इसका ताल्लुक P&L के साथ है। अब प्लीज समझिएगा, मैं आपको ना समझा देता हूँ, ये पॉइंट भी कवर हो जाएगा, मैंने फाइल में लिखा हुआ। जरा इसको समझते हैं पहले, मैं इधर समझ, मैं भी समझा रहा हूँ, ठीक है।
ये पॉइंट भी कवर हो जाएगा जो फाइल में है। बेटा देखिए जरा, बेटा सिर्फ समझाने के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं समझाने के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि पीपी है, सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आप एक बार समझ लें। उसके बाद मैंने एक टेबल बनाया हुआ, उसको हम रटा लगा देंगे, लेकिन पहले एक दफा समझ लें। वर्किंग नंबर 6 समझने के लिए मैं कहता हूं ये पीपी है, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए, अकाउंटिंग टैक्स अकाउंटिंग टैक्स इस सवाल में टैक्सेबल नहीं है ना। अच्छा जी, कितना था? 30? नहीं 30 पिछले साल का बताओ। 39। अच्छा जी, 21 के एंड पे कितना हो गया ये? 30। बेटा जो टैक्सेबल डिफरेंस होता है ना, डिडक्टेबल, ये ऐसे नहीं बदल जाता, कुछ हुआ होगा ना। जैसे पीपी में डिफरेंस कोई डेप्शन चार्ज होगी, कोई इम्पेयर, कुछ तो हुआ होगा ना। अब देखो, मैं अब आपको समझाने के लिए, मुझे कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस नहीं पता, आपको समझाने के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ जी। 109, ठीक है, और 70, ये लिखूंगा तो टैक्सेबल आएगा ना, ये लिखूंगा टैक्सेबल आएगा। 39। चले इधर चलते हैं, यहाँ पे मैं क्या करना है, 30 रह गया, मैं कहता हूँ जी 9 का फर्क हुआ है ना, तो डेप्रिसिएशन इधर मैं कर देता हूँ 20, कितना हो गया? 89, ठीक है। तो इधर क्या होना चाहिए फिर? 59, ठीक है ना, ऐसे ही होगा, 30 आएगा। इधर मैं कर देता हूँ 11। चले समझो जरा हुआ क्या। 11 बनेगा, 11 ही होगा तो 59 आएगा, और 30 ही बनता है। बेटा डिफरेंस जो होता है ना, प्लीज सुनेगा, टैक्सेबल डिफरेंस किसी एक्टिविटी की वजह से चेंज होता है। पिछले साल के एंड पे 39 था, या डिडक्टेबल भी, दोनों में चूंकि टैक्सेबल है तो वही नाम यूज कर रहा हूं। किसी ना एक्टिविटी की वजह से चेंज होता है, ऐसा नहीं होता कि पिछले साल के एंड पे 39 था तो अब 30 हो गया। भाई ड्यूरिंग द ईयर कुछ हुआ होगा ना, जैसे पीपी है तो डेप्शन चार्ज होगी, इम्पेयरमेंट हो सकता है, इट कुड बी एनी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से कैरिंग वैल्यू टैक्स बेसिस बदली है, तभी तो ये डिफरेंस बदला है ना। तो मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया, ये पीपी की मिसाल दी है। बेटा ये 39 से 30 पता क्यों हो गया है? क्योंकि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अकाउंटिंग और टैक्स की फर्क है, 9 का फर्क है ना, तो ये भी 9 से फर्क है। ऐसे जो हम सिनेरियो पढ़ रहे हैं ना, जो हम पढ़ रहे हैं सिनेरियो, इसकी जो शक्ल है ना बेटा, इसकी शक्ल को देखें तो ओपनिंग क्लोजिंग डेफर टैक्स का तो कोई मसला ही नहीं है। मसला है ओपनिंग क्लोजिंग डेफर टैक्स का नहीं है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? अदर आइटम, कैरिंग वैल्यू नहीं पता, टैक्स बेस नहीं पता, डायरेक्ट क्या पता है? टैक्सेबल 48, ठीक है। बेटा इधर होगा अदर आइटम, पता नहीं एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है बेटा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। 30, 35, 10.5। बेटा ओपनिंग डेफिट का मसला नहीं है, इसकी जो शक्ल बनी हुई है उसको देखते हुए मसला है टैक्सेबल प्रॉफिट का। आपको ये पता होना चाहिए कि
मैं बोल दूंगा, बस अपने लफ्जों में लिख लीजिएगा कि जब भी पिछले साल के एंड पे और इस साल के एंड पे टैक्सेबल डिफरेंसेस या डिडक्टेबल डिफरेंस बदलते हैं ना, तो ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रॉफिट से रिलेटेड एक्टिविटी होती है। जब पिछले साल के एंड पे और इस साल के एंड पे जो टैक्सेबल या टेम्पररी टैक्सेबल या डिडक्टेबल डिफरेंसेस है ना, अगर वो बदल गए हैं ना, तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रांजैक्शन हुई है जो प्रॉफिट में रिकॉर्ड हुई है, उसको भी क्या करना है आपने करंट ईयर टैक्स में क्या करना है, एडजस्ट करना। डन है, डन। अब बेटा चूंकि मैंने आपको समझाया ना, आप बताओ क्या है ये 9 रुपए से टैक्सेबल डिफरेंस कम हुआ है ना, और ये हो रहा है, तो मैं क्या करूं? अकाउंटिंग क्या होती है? 20 रुपए ऐड टैक्स क्या होगी? तो बेटा 20 से ऐड 11 से नेट कितने से ऐड होगा, लेस होगा, क्या होगा? ऐड होगा। तो पता है मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? लफ्ज देखना, अब पता नहीं क्या चीज है, लिखूंगा इन डिक्रीज इन टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस ऑन अदर आइटम्स, और क्या करना है 9 रुपए से ऐड। ये डेफिनेशन ऐड ही होना था ना बेटा, 20 अकाउंटिंग ऐड टैक्स माइनस, बेटा ये होगा तभी तो 9 से डिफरेंस कम होगा ना। बेटा ये मैंने समझाया है कि कोई रट्टा नहीं है ये, अब रट्टा डिग्री छोड़ो, पहले मुझे मैंने जो बनाया समझ आइए। अब सुनो मेरी बात, टैक्सेबल डिफरेंस काम हो रहे हैं कि बात नहीं काम? ये सवाल में ये है ना, ये अकाउंटिंग डेफिनेशन ज्यादा कम है, ज्यादा ना। अगर फर्स्ट करो ये सारा कुछ आपको बताओ, तो आप क्या करते? अकाउंटिंग ऐड करते कितने से, और टैक्स क्या करते? तो कितने से नेट ऐड होता? तो मैंने 9 ही ऐड कर दी। ये तो सिखाया ना मैंने बेटा। क्वेश्चन की शक्ल पता क्या है? ना आपको ये पता है, ना ये पता है, ना ये पता है, आपको बस ये पता है बेटा। तो अब सवाल में आपने क्या करना है, आपने कहना है अच्छा ये होगा तो डिक्रीज का मतलब एडजस्टमेंट नंबर 38 पे आ जाए। मैंने सवाल में मैंने एडजस्टमेंट में पूरी डायग्राम बना दी, हर थियरी कवर कर दी आपके लिए। एक बार आप फाइल ओपन कर दें, सारा बता दी बेटा। कुछ भी हो सकता है ना, टैक्सेबल इंक्रीज भी हो सकते हैं, टैक्सेबल डिक्रीज भी हो सकते हैं, डिडक्टेबल इंक्रीज हो सकते हैं, डिडक्टेबल डिक्रीज हो सकते हैं। क्या चीज? वो तुम फिर मैसेज डाल दो ग्रुप में यार। जहाँ सब गए थे फिर कि नहीं तुम कल ग्रुप में? ये जहाँ सब जान के नहीं मेंटेनेंस करा रहे था कि आप लोग उनके पास जाके उनसे रिक्वेस्ट करो कि ठीक है बात। दूसरे कौन है? वो एक ही है, नंबर 2 है उसके। ओ भाई तुम कुछ और फिर बातें कर रहे हो जो मुझे समझ नहीं आ रही। नंबर 2 होंगे उसके बाद उसके मैसेजेस तो पढ़े क्या तो वो तो मुझे समझ आ गया, वो तो मुझे पता है यार, वो समझ आ गया मुझे, लेकिन वैसे एक ही है, वो मुझे पता है, वो मैं समझ गया था, पता है। चलिए जी बेटा प्लीज देखें जी, एडजस्टमेंट नंबर 38 पे आ जाए बेटा, प्लीज देखें। एडजस्टमेंट 38 पे एक टेबल मैंने बना दी है बेटा। ये टेबल में जो लिखा है ना ऐड लेस, बेटा इसका ताल्लुक है टैक्सेबल प्रॉफिट के साथ।
अब आप बेटा प्लीज सुनिएगा, ये मैंने आपको समझा दी है, ये समझ आ गया कि नहीं? ये ना ये कोई ऐसे नहीं तो हम कर रहे ना, अगर ये डेटा होता ये सिनेरियो मीट कर रहा है, हाँ मीट कर रहा है, तो हम अकाउंटिंग ऐड करते, टैक्स माइनस कर देते, तो नोट में से ऐड ही होता ना वहां पे। अच्छा अब सुने जरा, ये तो हो गया। अच्छा अब इसको, ये टेबल आपके सामने, इसको याद करने का आसान तरीका पता क्या है? आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सुने। सुने आसान तरीका क्या है, सुने, आप ऐसे याद कर लें। ये आसान तरीका है, एक याद करें और फिर 3 खुद ब खुद याद हो जाएंगे। आप डिक्रीज वाला याद करें। आसान तरीका क्या अब्दुल्ला भाई देखें, डिक्रीज डिक्रीज इन डिडक्टेबल, डी डिक्रीज डिडक्टेबल डिडक्ट, माइनस ही हो रहा है। देखो अगर डिडक्टेबल टेम्पी डिफरेंस डिक्रीज हो रहे हो तो क्या करना है, लेस करना है ना। तो ऐसे याद रख लो सारी, डी डिक्रीज डिडक्टेबल डिडक्ट, ये याद कर लो ऐसे। अब बाकी फ्री है जी। अब क्या तरीका क्या है, डिडक्टेबल अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो डिडक्ट करना है, तो डिडक्टेबल इंक्रीज होंगे तो ऐड करेंगे, और इसका ऑपोजिट रूल किसका है, टैक्सेबल। चलिए ऐसे याद करें। मैंने बेटा लॉजिक ही बताई है, पूरा दोबारा बताना पड़ेगा यार। एक सेकंड, जो मसला है वो पूछो ना, सवाल क्या, या प्लीज राधा। यार देखो सवाल, या मैंने ना आपको ये बताया था कुछ दिन पहले कि एक होता, भाई इधर से इधर, एक होता कॉन्सेप्ट। अब ये रिडल्स है बेटा, ये ऐसे मिसिंग कम डाटा दे दिया, रिवर्स वर्किंग करवा दी, ये वो मसले हैं, ये IS-12 नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही है। अब मुझे तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है ना। उसने दी लिमिटेड इंफॉर्मेशन, उसने कहा भाई 30 से 39 से बस, पता नहीं क्या चीज है, 39 से 30 हो गया, पता नहीं क्या चीज है, अदर आइटम है कोई, P&L से ताल्लुक है। बेटा ये IS-12 नहीं है बेटा, ये बस ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अगला लेवल है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या किया, मैंने सिनेरियो वही रखा 39 और 30, टैक्सेबल बनता है ना ये, मैंने डेटा आपको सारा बता दिया। मैं कहा चलो ऐसा करते हैं, डाटा के साथ डिस्कस करते हैं, अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती तो क्या क्या होता। मैंने डाटा बना दिया आपके सामने, ये मैंने बनाया, बस बना दिया आपको समझाने के लिए। ये 39 ही आ रहा है टैक्सेबल, सवाल में 39 ही है ना, ये 30 ही आ रहा है। अब फर्ज करो यही सवाल होता तो हम क्या क्या करते, ये सब कुछ होता तो क्या करते, इस पे हम ओपनिंग में ले जाते, ले गए, इसको हम क्लोजिंग में ले जाते, इसका भी तो कुछ करते हैं ना। ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग डेप्शन 20 होती तो क्या करता मैं इस वर्किंग में जाता, अकाउंटिंग डेप्शन ऐड करता, टैक्स लेस करता, ये 20 ऐड करता, 11 लेस करता, दोनों का नेट इफेक्ट कितने से आता, 9 से ऐड होता। तो मैंने कहा अच्छा अगर ये पूरा डाटा होता तो ये ओपनिंग क्लोजिंग लायबिलिटी भी आ रही होती और मेरे टैक्स और प्रॉफिट में 9 रुपए ऐड हो रहे होते, तो वो 9 मैंने ऐड करने, ये मैं बता दूं। मैंने एक डेटा जो कि इनकम्प्लीट था, वो उस बेसिस पे आपको एग्जामिन कर रहा है, कम इंफॉर्मेशन देके मैंने इन्फॉर्मेशन सारी ऐड करके वो बता दी, बेटा ऐड ही होना है, ये मैंने किया। अब बताओ मैं क्या करूं कि उसने ऐसी पूछना, मैं इसका हल बता सकता हूँ ना आप लोगों को, कि मैंने सिखा भी दिया आपको कि बेटा देखो रट्टा नहीं है ये करवाते मैंने रट्टा नहीं लगाया, मैंने डाटा बताया आपको भाई ऐड ही होना है। लेकिन अब उसने सवाल में टैक्सेबल डिफरेंस डिक्रीज कर दिए, अब वो किसी सवाल में इंक्रीज कर देगा, वो यहाँ पे 30 कह देगा या 39 कह देगा, किसी सवाल को डिडक्टेबल भी लिख सकता है। तो मैं क्या करूं, मैंने एक एडजस्टमेंट में टेबल बना दिया, मैंने कहा अब याद कर लो। याद करने का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता है क्या पेपर में। शुक्रिया, चलो नेक्स्ट। बेटा ऐसे ही है, और मैं पेपर नहीं बना रहा ना, बस मैंने पेपर बनाना होता तो मैं बस 4 दिन बाद डेबिट खत्म, 4 लेक्चर बाद, ऐसे ही है कॉन्सेप्ट। यही तो फर्क है कि बाकी
जो जो कोर्सेज हैं, जो सर्टिफिकेशन डिग्रीज हैं, वहां तो कॉन्सेप्ट बस हम कहते हैं जी आ गया बच्चे को, बस क्या चाहते हो मैं क्या करूं, पेपर में बना दूं, तो मुझे क्या, मेरे तो सिर्फ सिखाना ही है ना, मैं क्या कर सकता हूँ। वो करते हैं, अभी सवाल खत्म हो गया तो क्लास खत्म होगी ना, मैं सवाल का जवाब भी तो दे रहा हूँ ना। कोई और अच्छा है, हल है, बता दो। हो सकता है मैं पूछ रहा हूँ, मैं अपने आप को बेहतर कर लूंगा। यार देखो मेरी बात सुनो, आप ये यही बताया ना, ये बताया है, अगर ये चीज है कि अगर डिडक्टेबल डिफरेंसेस, सॉरी टैक्सेबल डिफरेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब है इधर एडजस्टमेंट करते हुए ऐड करना होता है नेट बेसिस पे ना, यहाँ पे 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, ये बताया। हर पॉइंट में ऐसे ही हो रहा है, ये देख लो, इधर कीजिएगा जी, ये देख लो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 3 टैक्सेबल था ना, 10 टैक्सेबल था ना, ये 10 से कितना हो गया 25, अब ये बढ़ गया है टैक्सेबल, ये बढ़ गया ना, इसका भी देखो यहाँ पे नेट इफेक्ट नेगेटिव आ रहा होगा, ये क्या हुआ था, काम हुआ था टैक्सेबल डिफरेंस, तो यहाँ पे इफेक्ट क्या आया था पॉजिटिव, वो टैक्सेबल बढ़ा ना, देखो टैक्सेबल 10 से कितना हो गया 25, तो बेटा इसका इफेक्ट क्या आ रहा होगा इधर नेगेटिव आ रहा होगा, देख कितना 15, सुने 15 नेगेटिव आएगा, लेकिन वो एक चीज भी आ सकती है, 2 चीजें भी आ सकती है, 3 भी हो सकती है, यहाँ पे देखो ये 2 नेगेटिव, ये देखो ये 15 नेगेटिव मान लो, हर पॉइंट में ऐसे ही हो रहा है, लेकिन हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल होता है, यहाँ इन कहते हैं इनकम्प्लीट डेटा, बस यही हो रहा है ना जी, देखें 15 माइनस ही बनता था, हर पॉइंट में ऐसे ही हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट इस सवाल में क्या रह गया है, वो है रेट चेंज। अब हम कर सकते हैं बेटा, हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए, जल्दी से बताएं ओपनिंग कितना है बेटा, क्लोजिंग में बता रहे, सारा कवर हो गया 30.3, ये देख लें, ओपनिंग इधर आ जाए 15.68, और इधर लायबिलिटी है अब रेट चेंज जब होता है तो रेट चेंज P&L तो होता है, OCI हो भी सकता है, रेट चेंज नहीं भी हो सकता, इस सवाल में नहीं होगा, हमें ओपनिंग डेफिनेट को देखना है, यहाँ पे कोई भी OCI आइटम नहीं आ रहा, तो ओनली रेट चेंज P&L, इधर आ जाइए, रेट चेंज P&L जी भाई, बेटा देखें ओपनिंग की लिस्ट में चले जाएं बेटा, ये दोनों ही शामिल करने हैं हमें, ना स्पेसिफिक रेट है, ना OCI है, ना टैक्स क्रेडिट है, कितना बेटा इकट्ठा लिख लो, DTN क्या है 0.32, बेटा अभी कोई साइन नहीं सोचना, 1.47, अभी कोई पॉइंट नहीं सोचना, 1.47, ठीक है। अच्छा अब सोचते हैं, इस फार्मूले में लायबिलिटी है और रेट बढ़ा है, लायबिलिटी रेट बढ़ा, तो एक्सपेंस किस साइड पे आएगा जी, रेट चेंज P&L 1.3 जगह लिखना है, किधर एक्सपेंस है तो पॉजिटिव, और इधर भी रेट चेंज पॉजिटिव जी। अभी टैक्सेबल प्रॉफिट जल्दी से बताएंगे, 74.2
74.21 बेटा इसमें से लेस करते हैं, लेस अनयूज्ड टैक्स लॉसेस वो है नहीं, तो 74.21 इधर आ गया। 74.21 into 35%, 9 ये है नहीं, 25.97 ये है नहीं, 25.97 और ये इधर आ जाएगा ऐसा 25.97। अभी डेफिनेट करना बैलेंसिंग करें जी, इस तरफ आएगा ठीक है ना। कितना आएगा एक्सपेंस है तो दिखा दो पहले, कुछ दिखा दो। सेवन पॉइंट एक्सपेंस जी टोटल 35.41 अच्छा जी रुकें, तो आखिरी बात बस आज की, सेकंड लास्ट बात आज की बेटा। यहाँ पे 6 नाम आप पढ़ चुके हैं, सुनने जरा रिवाइज के बाद में याद रहेगा। आसान आसान, एग्जाम्प्ट इनकम, टैक्स ऑन इनएडमिसिबल एक्सपेंस, टैक्स क्रेडिट, रेट चेंज, प्रायर ईयर टैक्स, स्पेशल इनकम, और 7वां पॉइंट हमने पढ़ा था जिसके बारे में मैंने कहा था ये इनएडमिसिबल का ऑपोजिट है, वो ज्यादा एक्सपेंस अलाउ कर देगा आपको। 7 पॉइंट हो गए। इस सवाल में इनएडमिसिबल भी नहीं था, प्रायर ईयर भी नहीं था, टैक्स क्रेडिट भी नहीं था, स्पेशल भी नहीं था, और वो इनएडमिसिबल का ऑपोजिट भी नहीं था। बेटा हमने सारा सोच के अब क्लोज कर लिया। अब जो ये आंसर आप कैलकुलेट करेंगे ना, ये और ये मैच करने चाहिए। 4 मार्क्स ये आ रहा ठीक है जी। इसका मतलब है ये टैली होने का मतलब सारी वर्किंग ठीक ही है। आज आपने 2 काम करने हैं, प्लीज प्लीज बेटा टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 37 बुक में और 39 ये बस पढ़ के आने हैं, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने आप लोगों ने खुद। मैंने क्लास में सॉल्व करवाने हैं, उनके साथ मैंने कुछ सिखाना है जो पॉइंट रह गए, बिल्कुल सॉल्व नहीं करने। 37 और 39 दोनों में एक एक पॉइंट है जो मैंने सिखाना है क्वेश्चन के साथ ही, फाइल में लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये बस पढ़ लीजिएगा ताकि टाइम बच जाए और आप जल्दी से मेरी बात समझ सकें। टेक केयर।